जिसका हमें था इंतजार, ओ घड़ी आ गई है। यूपी में दरोगा वैकेंसी आ गई है। यूपी में दरोगा वैकेंसी आ गई है। जय हो योगी, जय हो मोदी जी। कम से कम ये है कि सरकार जाते जाते यूं कह ले, या फिर इलेक्शन आते आते आपने इतना बच्चों के लिए सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे भाई आप सबके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको यूपीएसआई का कंप्लीट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का लाया था उसका डिटेल्स यहाँ पे देने वाले, बताने वाले हैं। तो मेरे भाई सभी लोग यहाँ पे बने रहिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़िएगा। वैसे ही हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे अपने प्रिय शिक्षक रीजनिंग गुरु आशुतोष सर को। सर प्लीज वेलकम। और मेरे भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, बहुत ही अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश में दरोगा की बम्पर वैकेंसी आ गई है। और दरोगा ये कोई पोस्ट नहीं है, ये एक इमोशन होता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी चाहत होती है कि उनके कंधे पर सितार सजे, जिनकी चाहत होती है कि उनके कंधे पर स्टार सजे, और वही स्टार उनके लिए लाखों करोड़ों गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं उनसे बेहतर होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि पूरी की पूरी मापदंड, पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए। चलिए भाई, चलिए सर बताइए। मेरे भाई मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सबको कि ये बहुत ही बढ़िया समय है, बहुत बढ़िया वक्त है उसको करारा जवाब देने की। जो तुम्हारे खस्ते हालत पर तुम्हें अकेला करके चला गया था या चली गई थी। बस उसी के जिले में पोस्टिंग लीजिए भाई, उसी के थाने में जाके पोस्ट बनिए फिर ना, परेशान करो वही बाकी दरोगा जी बनकर बाकी पहले समझ लो इसके बारे में। तो इसके लिए हम आपको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीजों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। ये बढ़िया चलता है। नहीं, यही सही चलता है ठीक मेरे लिए, तो ये बहुत बढ़िया रहता है सर। ठीक। बाकी अपना अपना पसंद है, हमारा ये पसंद है। तो यूपीएसआई 2025 के लिए कुल वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी के रूप में मेरे भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4543 पद पर नियुक्ति आई है। ठीक है मेरे भाई। और इसका नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। और इसको कैसे फिल करना है, फिल करते टाइम में क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, आइए हम शुरुआत करते हैं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक चीज को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे बहुत बारीकी से। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे भाई, फी डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो आवेदन शुल्क जो लगने वाला है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्नानुसार होगा। और पहला जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल जो यहाँ पे फी लगने वाला है वो 500 लगने वाला है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे कुल 400 रुपया, सब उसमें आ रहा होगा, थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये नहीं आ रहा, ठीक है। 400 रुपये यहाँ पे देना है। समझ आ रही है बातें? तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के लिए जो फी डिटेल्स है मेरे भाई यहाँ पे 500 है। बाकी जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपया आपको यहाँ पे देने होंगे। फॉर्म भरने का जो तो ये तरीका है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन एग्जाम जो होगा मेरे भाई, एग्जाम जो होगा ये कहीं ना कहीं ये आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो गुरुजी? एकदम सही है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं मेरे भाई। अबाउट वैकेंसी क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बस इतना है कि जो भी वैकेंसी आई है, कल जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में यहाँ पे किन किन पदों के लिए, यहाँ पे जैसे यूपीएसआई तो है तो उसमें कई सारे खंड है, जैसे यहाँ पे क ख ग घ। अब इसमें कौन से पद किसके लिए है उसका विवरण यहाँ पे है। तो उसको मैं एक एक करके मैं आपको समझा दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है मेरे भाई उसका जो नंबर है वो 03/2025 और इसको मेरे भाई पब्लिश किया गया है 12/2025। क्लियर है बात? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके देखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेश से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। जैसे क की अगर मैं बात करूं तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये सिर्फ और सिर्फ महिला और पुलिस दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। लेकिन अगर बात करूं प्लाटून कमांडर पीएससी, ये सिर्फ पुरुष भरेंगे।
उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, ये भी सिर्फ पुरुष भरेंगे। समझ आ रही है बातें? ये जो पद है ये वाला, ये महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है। एक मिनट और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि तो प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल जो है ये भी सिर्फ पुरुष के लिए है। और अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो मेरे भाई यहाँ पे महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब पीसी, मतलब यहाँ पे ये पद अगर देखा जाए क और लास्ट वाला डी घ, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये महिला के लिए पहला है और ये चौथा है। बाकी पुरुष के लिए मेरे भाई अगर देखा जाए तो पुरुष के लिए पहला, दूसरा, तीसरा है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहां पे ये सारी चीजें पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको क ख ग या एबीसी के रूप में भरना होगा, उसको उसके हिसाब से भरिएगा। फिर से मैं कह दूं कि जो महिला कैंडिडेट होगी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पहला और आखिरी है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं। देखिए, ये जो आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस लिखा गया है, ये जो आपके सिविल पुलिस होते हैं, जो आपके थानों में जो तैनाती होती है, उनका पोस्ट है, जिसमें ये आपके महिला और पुरुष दोनों के लिए किया गया है। यानी इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो आप लोग बोलते हो सब इंस्पेक्टर एसआई, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा गया, प्लाटून कमांडर पीएससी। जैसे आपका एसआई का पोस्ट होता है सिविल पुलिस में, वैसे ही आपका पोस्ट होता है पीएससी में, जिसका नाम होता है प्लाटून कमांडर। तो ये जो आपका पोस्ट है ये पीएससी के लिए है स्पेशल, ठीक है। और सेम वही चीज दिया गया है, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल। विशेष सुरक्षा का बल का मतलब क्या होता है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। एक एसएसएफ नाम का फोर्स नया गठित किया गया है योगी सरकार के माध्यम से, उसका ये पोस्ट आपका दिया गया है। फिर क्या लिखा हुआ है, महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। ये चीज वही है कि जो महिला बटालियन के लिए होता है स्पेशल, ये महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसमें भी आपका नागरिक उप निरीक्षक जो होते हैं हमारे, महिलाएं जो हमारी बनती हैं इंस्पेक्टर टाइप की, सब इंस्पेक्टर टाइप के, उनके लिए ये पोस्ट, ठीक है। इसके लिए मेरे भाई एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो आपको पद दिख रहा है इसके लिए जो पे स्केल है, जो बात करें अगर तुम्हारे सैलरी की, तो यहाँ पे क्या बनने वाला, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि उक्त रिक्त पदों वेतनमान पे बैंड जो है वो 9300 से लेकर के 34,800 है, या फिर अगर ग्रेड पे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4200 है। अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूं तो बहुत अच्छा सैलरी यहाँ पे बनने वाला है। मतलब आप मिला करके चलो ऑन एन एवरेज जो होगा यहाँ पे 55 से 60,000 की सैलरी बनने वाला टोटल। ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिक पे है, बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जैसे टीए और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो जोड़ करके कुल ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 55,000 से 60,000, मतलब बहुत बढ़िया सैलरी बनने वाली, ठीक है। बाकी इसमें तो और कुछ है नहीं जो आपको बताने लायक है। ऑनलाइन आपको आवेदन ये करना है, ये अब मैंने पहले बता दिया था। बाकी इसके बाद के चीजों को समझने के प्रयास करते हैं। अब जैसे यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स जो आपको दिख रहा है, इसको जैसे अभी जो पद आपने देखा, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे संख्या के रूप में आपको दिख रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला जो विवरण है वो क्या है, ये श्रेणी के रूप में दिया गया है, अनारक्षित। ये सिविल पुलिस के लिए है, ठीक है ना। ये कुल पद कितना है मेरे भाई, 1705। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कुल कितने हैं, 422। अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है, 1143। अनुसूचित जाति कितना है, तो 890। और अनुसूचित जनजाति कितना है मेरे भाई, 82। और ये कुल मिलाकर के हो जाता है 4242। उसी प्रकार से अगर मैं ये क की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है। बाकी अगर मैं ख की बात करूं, प्लाटून कमांडर या फिर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण जो है ये सिर्फ और सिर्फ केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और मेरे भाई यहाँ पे भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसी एसटी सबका डिटेल्स यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं जनरल की तो यहाँ पे 56 है, ये अनारक्षित जो श्रेणी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 13 है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 36 है। अनुसूचित जनजाति जो मेरे भाई, उसके अनुसूचित जाति के लिए 28 और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 2 है। और कुल मिलाकर के हो जाता है कितना, 135। अगर सर इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें कहना क्या था तो आप बताइए। बढ़ते हैं फिर आगे, बढ़ते हैं आगे, चलिएगा। इसके बाद ये ग वाला सेक्शन आता है, इसमें भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना इससे पहले, क ख ग घ के रूप में है यहाँ पे जो पद दिए गए हैं। अब क और घ जो था वो सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए था और पुरुष के लिए भी था। घ जो था सिर्फ महिलाओं के लिए था, घ जो था वो सिर्फ महिलाओं के लिए था, क जो है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ग की बात करूं तो ग है क्या, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल
कि रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण यहाँ पे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मतलब इसका ये है कि ग सिर्फ पुरुष के लिए है और घ जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे भी इसका डिटेल्स ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप इस प्रकार से। और यहाँ पे ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेरे भाई प्लाटून कमांडर और निरीक्षक जो है टोटल ये आपके 60 बनने जा रहा है। और यहाँ पे महिला बटालियन के रूप में अगर देखा जाए तो कुल 106 है, जो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ महिलाओं के लिए, मतलब फीमेल कैंडिडेट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आपको देख लेना चाहिए, ये डेट बहुत जरूरी है। आवेदन की समय सारणी यहाँ पे दिया हुआ। अब इसको आपको फॉर्म भरना कब है, किस तरह से भरना है, ये बात बहुत अच्छे से बता दिया मैंने कि फॉर्म ऑनलाइन ही आपको भरना है। ठीक है ना? अब आप ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है मेरे भाई, ये शुरुआत कब से हो रहा है? 12/8/2025 से, मतलब कि कल से। ठीक है ना? कल से ही शुरुआत हो गई है। हो गई है। देख लो, उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के कदम उठाई बहुत है ना? नहीं, आने का तो था कि बहुत पहले से कयास लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था इसका, लेकिन आते थोड़ा लेट कर दिया, बट कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल। तो 12 तारीख से शुरू हो गया है। इसका अंतिम तिथि मेरे भाई 11/9/2025 है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 11/9/2025 है, शुरुआत 12 से ही हो रहा है। बाकी जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है वो 12/8/2025 से 13/8/2025 से। ठीक है, तो इसमें ये डेट आप बहुत अच्छे से समझ करके इसको कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेकर मतलब कुल मिला के ये कहिए कि आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। 1 महीने में अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, फीस वगैरह जो भी कटवाना कटवा लीजिए। लास्ट जो तारीख है आपकी फीस कटने की, वह 13 सितंबर 2025 होगी। मैं तो ये कहूंगा कि देखो, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये रहता है मेरे भाई कि अभी 1 महीना है, आराम से भरेंगे, आप पहले भर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? क्योंकि जब आप लास्ट में भरने की प्रयास करते हो, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता तो पहले सोई रहती है तैयारी करने के भी बाद। अब देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम सोए हुए होंगे, अब आगे वैकेंसी, अब जगे होंगे, अब उनको भूत सवार होगा कि नहीं, अब दरोगा की तैयारी करना है और फिर हमें एग्जाम को क्रैक करना है। मेरे भाई, ऐसा कोई रामबाण नहीं होता कि एग्जाम से पहले एक महीना पहले तुम जग गए और फिर उसके बाद फिर तुम उधेड़ दोगे। बाकी जो सालों साल मेहनत कर रहा है वो क्या करेगा? समझ आ रही है बात है ना? तो पहले से करना होता है। तो ये तिथि भी आप समझ गए होंगे। बाकी करते हैं शुरुआत। अगले इंपॉर्टेंट नोटिस, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको थोड़ा सा छोटा करके समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें ना मेरे भाई, कई सारी चीजें आपको एक स्लाइड में दिख जाए। जैसे यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है? योग्यता। सर जी, यहाँ पे अगर मैं क्लियर देख पा रहा हूं तो ग्रेजुएशन मांग रहा है। अब इसमें बहुत क्लियर लिखा गया है कि लास्ट ईयर वाले योग्य नहीं। परीक्षा ऑफलाइन होगी, जो कि पहले बता दिया। फॉर्म क्या है करते समय फोटो लाइव अपलोड। मतलब इसका ये कि जब फॉर्म भरा जाएगा तो फोटो लाइव अपलोड होगा, क्लिक करके वहां पे जहां से भी आप फॉर्म भरवाते हैं या खुद भरते हैं तो वहां पे लाइव कैप्चर का ऑप्शन आता है। ठीक है मेरे भाई? अब इसके बाद यूपीएसआई में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जाति प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र 1/4/2025 से बाद का होना चाहिए। मतलब समझ में आया कि जो आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। पहले अगर होगा तो मान्य यहां पे नहीं होगा। ठीक है गुरुजी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और भी है, ओटीआर करना जरूरी है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओटीआर क्या है? तो ये ओटीआर जो है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे उसको करना जरूरी होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे देखिए। इसके बाद सभी वर्गों में 3 वर्ष का विशेष छूट दिया गया, जो कि ये बहुत जरूरी चीज है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे डिटेल में आगे। ठीक है ना? तो सभी वर्गों का मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उन सबको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, योगी जी महाराज के माध्यम से 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिला है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बता दूं कि ओबीसी या एससी एसटी का जो छूट पहले मिलता था मेरे भाई, वो तो मिलेगा ही मिलेगा।
इसमें 3 साल और ऐड हो जाएगा, यही है जी बात, जी, यही है। ठीक है। जैसे क्या होता था कि पहले जनरल की जो एज होती थी लास्ट, वो 28 साल थी, 21 से लेकर के 28 साल। अभी उसमें 3 साल का छूट मिल गया है, तो अब जो लास्ट एज होगी वह 31 साल हो जाएगी। और जो आपके बाकी ओबीसी एससी एसटी का जो छूट मिलता है पिछड़े वर्ग वालों को, और बाकी जो सूचित अनुसूचित जनजाति वाले उनको, उनका जो लास्ट एज था वह 28 साल तो था ही, लेकिन उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती थी, तो उनका ये 5 साल है, ये भी 28 साल में ऐड हो जाता था। अब ये जो 3 साल का एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिल रहा है रिलैक्सेशन में, वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस बार जो उनका लास्ट एज का क्राइटेरिया है वो आपके 36 ईयर्स यानी 36 साल तक है, यानी कि 21 साल से 36 साल के बीच के अगर आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल वाले अगर 21 साल से 31 साल तक के बीच के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था बाबू यूपीएसआई का, वह हुआ था ऑनलाइन, जिसमें बहुत सारे धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, धांधली भी कर सकते हैं, उसमें हुआ था, बहुत सुनने में आया था, असामाजिक, ठीक है, असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो इस बार उसके पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, और जैसे पहले पेपर होता था सेम उसी तरीके से आपके पेपर को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। मैं कुल मिला जुला करके मेरे भाई यही कहूंगा कि दरोगा बाबू बनने का एक बहुत अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब थोड़ा सा एज डिटेल्स अभी जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे अगर श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट, मैं फिर से बता दूं कि आयु सीमा की बात किया जा रहा है, सीमा की आयु की बात नहीं किया जा रहा है, तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि तुम बिछड़ जाते हो बहुत जल्दी। अब यहाँ पे श्रेणी दे रखा है, अधिकतम आयु सीमा में छूट जो दे रखा है, अब किस पद के लिए कितना होगा, कब से कब चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स के रूप में दिया हो। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला जो क्रम है उसमें सामान्य श्रेणी आता है, इसके लिए 3 वर्ष का छूट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना मेरे भाई, इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे, 3 वर्ष का छूट दे रखा है, ठीक है, 3 वर्ष का, ये जनरल के लिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए, तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी, ठीक है। अब इनके लिए जो उम्र चाहिए या फिर आप कह लीजिए डेट चाहिए, वो कब से कब तक चाहिए, तो 2/7/1994 से लेकर के 1/7/2004 तक के होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 95 के जन्म लिए हुए हैं, है ना, तो आप इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये 94 भी होगा तब भी यहाँ पे नहीं, अगर आप 2/7 के बाद मान लीजिए आप 3/7 को भी जन्म लिए हो तो भी आपका इसमें एलिजिबल है। लेकिन वही चीज अगर आप 1/7/1994 का आपका डेट ऑफ बर्थ होगा बाबू, तो आप बाहर है इस चीज से, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि साफ और स्पष्ट लिखा गया है कि 2/7/1994 से स्टार्टिंग है और 1/7/2004 तक के बच्चों को लिया जाएगा। अगर आप 1/7/2004 के बाद पैदा होते हैं, यानी कि अगर आपके मार्कशीट में 1/7/2004 के बाद का डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा गया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। फिर तो बहुत छोटे हो जाएंगे, बालक बने, वही चीज ना, है ना। फिर इसके बाद आ जाओ, देखो उसी प्रकार से यहाँ पे प्लाटून कमांडर पीसी के लिए भी, ये पुरुष के लिए था, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए है, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल ये भी पुरुष के लिए है। अब इसके लिए कब से कब चाहिए, तो इसके लिए भी 1/7/1994 मेरे भाई, ये जनरल के लिए है। कब तक चाहिए, तो 1/7/2004। अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे अनुसूचित जाति के लिए भी, ठीक है ना। अब इसमें एक फायदा ये होता था कि पहले सिर्फ 5 वर्ष का ही छूट मिलता था आयु में, लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया है, सभी वर्ग को 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दे रखा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कुल छूट मिलेगा आपको अधिकतम वो 8 साल उम्र में मिलेगा, वो भी किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। अब इसके लिए भी मेरे भाई अगर देखा जाए तो इसके लिए भी जो डेट चाहिए वो देख लेना बहुत ध्यान से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत जरूरी चीज, ठीक है ना। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब ले लो। अब यहाँ पे देखो इसके लिए जो चाहिए होगा डेट, वो कब से कब चाहिए, 2/7/1989 से लेकर के 1/7/2004, मतलब इसके बीच में आपका जन्म तिथि है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर इसके बीच का है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा
कौन सा आपका श्रेणी आता है वो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बस इतना है कि आयु में सबके लिए 3 साल है, इसका मतलब कि जनरल को भी इस बार 3 साल एक्स्ट्रा मिलने वाला, इसमें और कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ, एज डिटेल्स जो है बाकी अन्य पद के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी मैंने लगा रखा है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे ताकि आप पूरा अच्छे से इसको हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे ये बाकी जो अलग अलग पद था उसके लिए यहाँ पे दे रखा है डिटेल्स, एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लेना। बाकी मैंने समझा दिया। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है यहाँ पे 5 साल मिलता था छोट, लेकिन अब 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 साल सब में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब कब से कब चाहिए तो यहाँ पे डिटेल्स एज का दे रखा है, किस पद के लिए कौन सा है ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। एक ही चीज और है कि मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलती थी, ठीक है ना। जो लोग कार्यरत होंगे या जो लोग कार्य करके निकल गए होंगे उनकी बात किया जा रहा है। अगर आप कभी गवर्नमेंट सर्विस में रहे होंगे, अभी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उनकी जो आयु सीमा की छूट है वो 8 साल की होगी भाई। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा वो 2/7/1989 से लेकर के 1/7/2004 के बीच का होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया आपका इसमें भी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट की अनुमन्य है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक थे, यानी भूतपूर्व किसी चीज में अगर आप थे सेना वगैरह में, तो उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए आपका 3 वर्ष का छूट था प्लस 3 वर्ष और एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो यानी इसमें टोटल मिला कितना हो गया आपका 6 वर्ष का छूट हो गया ओवरऑल। मतलब 3 वर्ष जो है वो सबके लिए किया गया, चाहे जिस भी फील्ड में आप रहे सबके लिए बढ़ा करके रखा। अब थोड़ा सा देख लेते क्वालिफिकेशन। वैसे क्वालिफिकेशन के बारे में हमने पहले बता दिया है, क्वालिफिकेशन के बारे में हमने पहले आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुएशन मतलब स्नातक चाहिए है, स्नातक चाहिए है। कोई भी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आप किए होंगे वो चले, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता है। अब इसमें आपको देख लेना है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अपीयरिंग वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो पात्र नहीं होंगे, उसके लायक नहीं होंगे। मतलब इसका ये है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते, बाकी जिसका फाइनल हो चुका है वही फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी स्नातक है, चाहे आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो, सब या फिर बीएससी किए हो, या बीएससी आईटी किए हैं, कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, कहीं से भी, है ना, तो चलेगा। बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ और है नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, अब आता है एग्जाम पैटर्न। दरोगा बाबू यही से बनोगे, ये सब तो अब तक कहानी है, इसके लिए कहानी थी। एक्चुअल लड़ाई यहां पे है। अब इसके बारे में समझाते हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, एक बात मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई कि यहां पे जो एग्जाम होगा वो कोई एंस मेंस नहीं होगा। पहली चीज, एक ही परीक्षा होगा। अगर इसके बाद तुम्हारा मेरिट में, या मतलब आप ऐसे कर लीजिए कि कट ऑफ में आप आते हो तो फिर उसके हिसाब से आपका क्या होगा, फिजिकल होगा या फिर जो भी होगा मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब यह है कि पूरा जोर लगा दो, उखाड़ के फेंक दो। बहुत लंबे समय बाद आया है, अब ध्यान से देखिए। अब इसमें 4 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले सेक्शन में अगर देखा जाए तो सामान्य हिंदी है मेरे भाई, 40 प्रश्न है 100 अंक का। और यहां पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो भी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 की तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान होगा, ये भी 40 प्रश्न होंगे 100 अंक के। और सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो ये गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षा होगा, ये भी कुल 40 संख्या होगा 100 अंक के सारे ऑब्जेक्टिव ही होंगे। सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, सीधी भाषा में इसको आप कह सकते हो रीजनिंग का ये पार्ट है पूरा। और ये जो रीजनिंग का हमारा पार्ट है इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और कुल ये जो मिला हुआ है इसमें देखिए एक अलग चीज आपको देखने को मिल रहा है, मूल विधि।
बहुत जरूरी ठीक है है ना, मेरे, बहुत जरूरी बहुत मूल विधि, जो कि आपके एक तरह से कह सकते हैं जो आपका सेक्शन वगैरह होता है, धारा वगैरह होती है, उन सबको इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले जब इसका नाम आईपीसी वगैरह करके था, अब तो बीएनएस वगैरह कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है इसको। जब तक दरोगा बाबू बन गए तुम्हें धारा ही नहीं पता। अब लगाना है 307 का लगा दोगे, 302 का, पता चला कि जेल में उसको रहना है 6 महीना, तो उसको सड़ा दोगे जिंदगी भर। हाँ, तो तो ये एक बहुत चीज, जरूरी है। एक चीज मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं बाबू, देखो इसमें जो आपका ये जो जीएस का पोर्शन है ना, इसमें मेन जो रोल प्ले करता है वह आपका संविधान। पॉलिटी और मूल विधि, दो रोल प्ले करता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं आपके जीएस में। बाकी इसमें पूरा पूरा बाकी जो आपका बचता है, हिस्ट्री बचता है, सामान्य ज्ञान में मुझे ज्योग्राफी लगता है बचता है, कि इकोनॉमिक्स बचता है, वो सब इसमें आ जाएंगे आपके। इसमें आपके उत्तर प्रदेश की अगर ये वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, चाहे हिस्ट्री की बात करें चाहे इसकी ज्योग्राफिकल। थोड़ा बहुत, अब इसमें कहीं यूपी स्पेशल तो लिखा नहीं है, बट फिर भी आ सकता लेकिन पूछा तो जाता है, जैसे बिहार की जो वैकेंसी होती है तो बिहार स्पेशल जरूरी पूछा जाता है। तो जो अच्छा, एक चीज ये भी देख लो यहाँ पे, ये जो है कुल 160 प्रश्न होंगे, चचा 160 प्रश्न होंगे, कुल 400 का। ठीक है ना मेरे भाई? चलो अब इसके बाद आ जाओ, अब बात कर ले सिलेबस की। तो सिलेबस बहुत जरूरी है, देखो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है भाई। जीएस में मतलब जीएस पढ़ना है तो जीएस का मतलब क्या पढ़ना है और कहां तक प्रश्न आ सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो जीएस तो मेरे भाई पढ़ते रह जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से बात करें तो अगर मैथ्स की बात करें तो पढ़ते रहो भाई। कोई एक सिलेक्टेड मतलब चैप्टर आपके दिमाग में होनी चाहिए इस सिलेबस के हिसाब से, फिर उसके हिसाब से आप तैयारी करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिलेबस में पहला जो सेक्शन है वो आपका सामान्य हिंदी का है। ठीक है, पहला जो सेक्शन है वो किसका है? सामान्य हिंदी का। अब सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल्स दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट तो मैं कहूंगा कि तुम लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। हिंदी और अन्य भारतीय भाषा के बारे में पूछा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे हिंदी वर्णमाला, ये तद्भव तत्सम, ये सब, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक मतलब अनेक शब्द के एक शब्द, एक शब्द के एक शब्द के अनेक शब्द, सॉरी। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा देखो, इसमें लिंग पुल्लिंग भी पूछा जाएगा, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ पूछा जाएगा। मतलब कंप्लीट यहाँ पे हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी सर बहुत ही बहुत अच्छा जरूरी सब्जेक्ट भी है। होता है। और अगर आपको दरोगा बनना है, देखिए इसमें एक चीज और है कि अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं मैथ्स में 50 में 50 लेते आऊंगा, रीजनिंग में 50 में 50 लेते आऊंगा, ठीक है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको हर सेक्शन को सेम इंपॉर्टेंस देना है, 50 नहीं चाहिए बराबर पूरा, मतलब बता रहा हूँ 40-50 का लाना है तो आपको हर सेक्शन को सेम इंपॉर्टेंस देना है। 40 क्वेश्चन है तो 40 में 40 आप अटेम्प्ट मुझे करें, मुझे 40 ऐसा लगता है कि देखो, दरोगा बाबू बनना है, उत्तर प्रदेश में नौकरी लेनी है दरोगा की, तो भाई सबसे जो जरूरी चीज हो जाता है ना, मैं हम लोगों का अपना मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तुम हिंदी बहुत अच्छे से टारगेट हिंदी करो, मेरिट में आती है बच्चों को। वो यही मेरिट बनाती है। मैथ सब सब कर लेते हैं, रीजनिंग सब कर लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। हिंदी और मुझे लगता है कि जीएस, मूल विधि और मूल- संविधान जीएस में। और ये आपका मूल विधि और ये आपका संविधान, ठीक है ना। मूल विधि और संविधान, ये बहुत जरूरी चीज है। समझ आ रही है बातें? इसको पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि इसमें अगर बेहतर कर लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। बाकी चलिए आप लोग इसका आगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मूल विधि से, संविधान से, सामान्य ज्ञान से क्या क्या पढ़ा जाएगा, सॉरी क्या क्या पूछा जाएगा मेरे भाई, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। बाकी एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसका नाम पहले था आईपीसी, ठीक है, चेंज होकर के उसको बीएनएस और BNS कर दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत वो नहीं है, वही चीज है जो आप लोग पहले पढ़ते थे वही चीज अभी भी पढ़ना है, बस बस नाम नाम को चेंज हो कर दिया गया। गया है। अरे अब बाबा जी से तुम बहुत प्रेरित हो, बहुत जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, नाम चेंज करने में बहुत माहिर है। तो जैसे प्रयागराज पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अब प्रयागराज हो गया है ना, तो उसी प्रकार से कई सारी जगह का नाम चेंज हो गया है ना, उसी प्रकार से इसका भी नाम चेंज हो गया। बाकी पूछा चीजें वही है सेम। है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका रीजनिंग मैथ्स का है, सॉरी मैथ्स का है, ठीक है ना नीचे मेरे भाई। ये अब देखो रीजनिंग का। मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा ये क्लियर कर दो। अच्छा रीजनिंग का अरे ये इतना पार्ट जो आपका दिख रहा है ये ऊपर ये का maths। मैथ्स का पूरा हो गया, डीआई वगैरह सब आता है, इसमें बता दे रहा हूँ आपको। इतना जो पार्ट है ये क्या हो गया, रीजनिंग। देखो गणित वाले हैं हम, तो गणित पूरा अच्छे से यहाँ पे बता ही रहे। नंबर सिस्टम से लेके सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन
और बाकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मतलब एलसीएम एलसीएम पूछा जाएगा, रेशियो एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अर्थमेटिक कंप्लीट यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ में यूज ऑफ टेबल, ग्राफ्स के बारे में भी पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से भी प्रश्न आएंगे। और यहाँ पे मेरे भाई अगर देखा जाए तो मिसलेनियस होगा, फंक्शन से रिलेटेड होगा, और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेंसुरेशन से प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। और देखो यहाँ पे मिसलेनियस अगर दिया है तो कहीं ना कहीं हम ये मान करके चलेंगे कि फिर मेरे भाई वहाँ अलजेब्रा से भी कुछ बेसिक क्वेश्चन टच करेगा, हो सकता है एकदम कर सकता है। और ज्योमेट्री से भी सबसे बेसिक वाला सबसे ज्यादा जो पूछ रहा हो तो ऑटोमेटिक टाइप का दिख रहा है। हो सकता है कि भाई आपके एडवांस का भी क्वेश्चन पूछे, पूछेगा भी। एडवांस में मेंसुरेशन तो 100% श्योर है ना। बाकी इसमें जो पूछा जाएगा मिसलेनियस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वहां पे बेसिक अलजेब्रा हो सकता है और बेसिक ज्योमेट्री हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। बाकी ये रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग के पार्ट में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। लॉजिकल डायग्राम है, तार्किक आरेख बोला गया है, रिलेशनशिप की बात किया गया है, इंटरप्रिटेशन की बात किया गया है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज का है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी है। एनोलॉजी का मतलब वो है कि एक का संबंध दूसरे से जो होता है, तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्शन टेस्ट का है भाई, कॉमन वाला जो दिया गया इसमें ये। और बाकी देखिए ये फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, ये आपके एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है, जिसके हम लोग बोलते हैं कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है सब कुछ इसमें भी। आपको हर एक सेक्शन को, चूंकि जो रीजनिंग होती है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल और एक एनालिटिकल या फिर लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। तो आपको तीनों सेक्शन को बराबर इंपॉर्टेंस देके चलना है। खासकर ये जो वर्बल रीजनिंग, इसको तो कुछ ज्यादा देके चलना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी में से आने हैं भाई, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अगर आप बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी स्पीड बढ़िया जा रही है, तो इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि आप 40 में से आउट ऑफ 35 तो कर ही सकते हो, उसमें कोई इब्बट नहीं है। 35 से आपका ज्यादा ही हो सकता है, उससे कम नहीं आना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो भाई साहब और मेहनत करिए, फिर भूल जाओ। समझ आ रही है? चलिए बाकी मैंने समझा दिया मैथ्स के बारे में भी। देखो मैथ्स बहुत मुश्किल नहीं आएगा, नहीं आता है मेरे भाई। जितना तुम जानते हो बस उतना ही आता है, बस इतना जानते हो, जितना तुम जानते हो उतना ही आता है। क्योंकि जो अनजान होगा वो इतना जल्दी सीख नहीं पाएगा। और मान लो कि एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया तो सीख भी जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि एग्जाम डिले हो, जल्दी से हो, समय से हो। बाकी अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मानसिक अभिरुचि यहाँ वही चीज है, वही चीज है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेते लेते चलिए। रुक जाओ 2 बार लग गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, शारीरिक मापदंड पे थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, ठीक है जी सर। बताएं शारीरिक मापदंड, बच्चों को बताइए। देखिए भाई, शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब क्या होता है। जैसे इसमें देखो, पुरुष Physical, अभ्यर्थियों के physical। लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक है, यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर अनुसूचित जातियों के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी जो न्यूनतम आयु ये 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रखना कि 168 से कम नहीं होना चाहिए भाई। पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए है। आप 168 से ज्यादा हो सकते हो, 69-70 हो सकते हो, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि भाई 168 होनी होनी चाहिए, उससे कम वाले एलिजिबल नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। फिर देखिए, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जो होता है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप 8 सेंटीमीटर आप पहले मुझे ये बता दो कि आप इसको समझ रहे हो ना कि अनुसूचित जाति क्या होती है और अनुसूचित जनजाति क्या होती है। तो अनुसूचित जाति को इंग्लिश में बोलते हैं एससी, और अनुसूचित जनजाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसटी। इसको ध्यान रखिएगा। तो एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर है, यानी एससी, ओबीसी और जनरल तीनों का 168 सेंटीमीटर है, और एसटी वालों के लिए कितना है आपका, 160 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वही अगर मैं बात करता हूं तो सीने की, तो सीने का माप कितना होना चाहिए भाई, न्यूनतम ये 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर का, बिना फुलाने पर। जैसे हम लोग है ना अभी नॉर्मल खड़े हैं, इसमें कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसी को पूरा सांस भर के फुला दिया जाए तो फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, तो ये 84 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। 84 के अलावा अगर 85, 86 है तो सही है, लेकिन अगर यही चीज आपका 83 हो गया, 82 हो गया तो गड़बड़ है, ठीक है, आपको छांटा जा सकता है। ऐसे ही देखिए, जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए मिनिमम 77 होना चाहिए, यानी 2 सेंटीमीटर कम रखा गया है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 82 होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर को कम रखा गया है। और यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है टिप्पणी के माध्यम से, देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। कहने का मतलब कि अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूँ, सबके लिए हो,
अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो नॉर्मल में ऐसे हूं, अगर मैं अपने बॉडी में चेस्ट को अगर मतलब बम्प करता हूं इसे, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर ये फूलना चाहिए, तभी इसके क्राइटेरिया को हम लोग पूरा कर पाएंगे, मापदंड को पूरा कर पाएंगे। ध्यान रखना कि ये जो अभी डिटेल्स था ये पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए अभी आएगा, ठीक है। चलो महिला के लिए आ देखिए गया। ये आपके महिला अभ्यर्थियों के लिए आ गया। है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण है भाई, वो कितना लिखा गया है? जनरल हो गए, ओबीसी हो गए या फिर एससी हो गए, उनके लिए जो न्यूनतम यानी मिनिमम जो हाइट रखी गई है वह 152 सेंटीमीटर की रखी गई है। 152 बोलो तो अगर मान लीजिए मेरे इतना आ रहे हैं आप, क्योंकि मेरे तो 170 नियर अबाउट है, तो अगर आप इतना आ रहे हैं, 170 थोड़ी होगा और होगा ठीक है, नहीं 172। उससे ज्यादा होगा मेरा, भी कभी नापा नहीं हूँ, देख लूंगा। यानी अगर मेरे इतना आ रहा है इसका मतलब आप एलिजिबल चलिए है आज इस चीज माप के लेते लिए, हैं, आज मापते हैं। अपना भी भर दिया जाएगा इसी में। अब देखिए अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए जो महिलाओं के लिए किया गया न्यूनतम, वो कितना किया गया? 147 यानी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो भाई जनरल की, ओबीसी की और एससी की जो महिलाएं होंगी, अभ्यर्थी होंगी, उनका 152 होना चाहिए था, और जो अनुसूचित की होंगी उनका 147, यानी कि अगर देखेंगे तो आप 5 सेंटीमीटर से कम रखा गया है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो लाभ तो मिलेगा इन लोगों को। आइए बढ़ते हैं आगे, देखिए ये अच्छा क्या लास्ट लगता है ये। महिला अभ्यर्थी के लिए ध्यान रखना कि न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। हाँ जो ये 250 ग्राम की महिलाएं हैं, नाइस। है ना, उनको मेरे भाई मजाक नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई जो दुबली पतली है, कोई दिल पे नहीं लेगा, बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि तुम बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हो। हाँ, तो मेरा मतलब ये था कि भाई जो दुबली पतली है थोड़ा सा अभी खाना वाना खाने पे ध्यान रहे उनका। बाकी उसके बाद स्लाइड मेरे ख्याल से मिनिमम देखिए न्यूनतम कहा गया है कि 40 किलोग्राम होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होता है, हम लोग टीचर है ना, हम लोग पढ़ाते हैं, अपने क्लास में देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब दिखने में लग जाता है कि उनका जो वजन होगा मैक्सिमम 35 से 40 इसी बात पे तो बोले हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम हड्डी होते हैं, तो थोड़ा सा अभी खाने पीने पे ध्यान दे दिया करो। फिजिकल वर्क करना बहुत जरूरी है। आप अपने साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए एग्जाम को सिर्फ पढ़ने से नहीं निकाला जा सकता है। जिस एग्जाम में शारीरिक मापदंड की योग्यता को माना गया है उसमें आपको उसको पूरा करना होगा। जिसमें नहीं माना गया है, अब यूपीएससी में नहीं मांगता है तो यूपीएससी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे रहिए, हर लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अब इसमें पुलिस वगैरह में या आर्म्ड फोर्सेज में ऐसा तो नहीं बहुत होता है, जरूरी है, चाहे इसमें वो मांगा जाता है। कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो, उसके लिए फिजिकल समझ रहे हो ना। अब तुम्हारा फिजिकल टाइट है ही नहीं, चोर को पकड़ना होगा, बदमाश को, गुंडा को पकड़ना होगा, तो कैसे पकड़ोगे? पता चलेगा कि वही दौड़ा देगा तुम्हें। दूसरी बात यह हाँ? है कि सुबह सुबह उठो या शाम के टाइम में जब भी उठो, दौड़ना चालू कर दो। ठीक है, दौड़ भी मांगता है इसमें, तो दौड़ना क्या करना है आपको? चालू करना है। आज से ही ये कसम खा लो भैया, आज से अपने फिजिकल एक्टिविटी पे हम ध्यान देंगे। रोज आपको पुशअप करना है, सिटिंग अप करना है, यानी उठक बैठक जिसको बोलते हैं वो करना है आपको, और पर डे आपको दौड़ना है। पुशअप से क्या होता है, जो चेस्ट आपका रहेगा वो थोड़ा सा जरूर उभार आएगा, उसमें फूलेगा आराम से फर्स्ट क्लास का। नहीं तो अगर नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि देखो इसमें कोई शर्माने और घबराने की बात नहीं है, अगर आप इस चीज को नहीं पूरा कर पाएंगे तो आपको बाहर कर देंगे, आपका निकला रहेगा एग्जाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घूस वगैरह तो लगने वाला है नहीं, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज घूस तो लगने वाला है नहीं सर। अब सारा चीज एकदम फेयर तरीके से कंडक्ट की जाएंगी, तो अगर फेयर तरीके से बाबा जी की एग्जाम सरकार निकालना है है। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। आपको पर डे अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ में पर डे अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट नहीं किए थे और अब से कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। जो सिलेबस लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। चीजें इतनी मोटी किताब होती हैं, अगर आप सारा पढ़ने बैठोगे ना तो फिर आप लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए मांग रहा हो, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप जो चीज नहीं मांग रहा उसको भी आप पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो चीजें आपको क्लियर है, सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर ही दिया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। और साथ ही साथ में एक मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में देना स्टार्ट करिए, अभी से देना स्टार्ट करिए। चाहे आप पढ़े हो ना पढ़े हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से और आज से देना स्टार्ट करिए, एक मॉक दीजिए, फिर उसका एनालिसिस करिए। और हमेशा ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ जा रहा है। और जब आपको लगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, तो कम से कम दिन में 2 से 3 मॉक दीजिए। जैसे बुखार अगर होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, सर दवा खाइए, 2 बार खाइए। और अगर बुखार के तगड़ा हो गया तो कहेगा 3 बार खाइए, सुबह दोपहर शाम में। तो भाई तगड़ा वाला बुखार है ये। अगर जिसको तगड़े तरीके सिलेक्शन चाहिए, जिसको रैंक ला के सिलेक्शन चाहिए, उसको 1 मार्क सुबह देना है, 1 मार्क दोपहर को देना है, 1 मार्क शाम को देना है।
और देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ पढ़ते रहेंगे, अपने आप को इवेल्युएट नहीं करेंगे, अपने आप को ये नहीं देखेंगे हमको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में जाकर के आप फिसड्डी हो जाएंगे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में जाने से पहले उस चीज का प्रिपरेशन घर पर ही कर लीजिए, वही बेहतर है आपके लिए। आगे सर कुछ बोलना चाहे तो बोल दीजिए बच्चों को। आगे हम बोलना कुछ नहीं चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे दोस्त कि बस अब उसमें थोड़ा सा तेजी लाने की जरूरत है। पढ़ाई जो भी अब तक आप करते रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा आप तेजी लाइए और अपने आप को इस बार सिद्ध करने का बहुत बढ़िया मौका है। जो जिनका भी ख्वाब 2021 में टूट गया था, है ना, और जिनको भी धोखा या फिर दर्द मिला है, उसको भरपाई करने का मेरे भाई ये बहुत बढ़िया मौका है। क्योंकि ये वर्दी एक ऐसा चीज है ना मेरे भाई कि आने के बाद ये ऐसा लगता है कि शरीर पे एक अलग ही फील आता है ना। और हर कोई चाहता है यार कि दरोगा बने हम, है ना। बात समझ आ रही है? तो मेरे भाई जरूर इस पर मेहनत करना, और हमारा और आप सभी के साथ शुभकामना भी है कि आप सभी बने। और अच्छा रिस्पांस 2021 में भी था हम लोगों का। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिनको दरोगा हम लोगों ने बनाया, आज भी अलग अलग जिलों में पोस्टेड हैं। तो अच्छा लगता है, मेहनत करिए आप लोग। बाकी हम इतना ही कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कुछ भी आपके सिलेबस में है आप उस पर काम करिए। और हाँ, इतना कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस बात को ध्यान रखना कि एग्जाम जब फाइनली होगा तो एग्जाम में वही पूछा जाएगा जो तुम पढ़े हो। बस तुम घबरा जाते हो इसलिए नहीं हो पाता है। बस थोड़ा सा उस पर काम करने की आवश्यकता है। जो आप अब तक पढ़े हुए हैं उस पर बहुत अच्छे से काम कर लीजिए। क्योंकि देखो ये भी एक परम सत्य बात है कि सिलेबस अगर पूरा करने की बात किया जाए तो देखो मान लो हो सकता है कि 2-3 महीने बाद एग्जाम। एक एग्जाम्पल समझना, हम पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि 2 महीने बाद अगर एग्जाम होगा तो क्या आप इस बात को मान लेंगे कि हो जाएगा? समझ आ रही है बात? कहने का मतलब ये है कि सिलेबस कभी भी पूरा अगर देखा जाए तो नहीं होता, लेकिन उस अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे सर ने बताया कि जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, जो आज तक आपने सीखा है उसको बेहतर करने के प्रयास करो, मॉक दो, और उससे आप मॉक से आप ये पता कर पाओगे कि आप किस जगह खड़े हैं, कितना और आपको मेहनत करना चाहिए। बाकी हम इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि वन डेज की टीम के माध्यम से जो कुछ भी हो सकेगा आप सबके लिए जरूर हम लोग कोशिश करते रहेंगे। चाहे मैथ्स की बात करें तो या फिर बैच के बारे में बता दीजिएगा, बैच के बारे में। रीजनिंग, वही बोल रहे हैं, रीजनिंग के बारे में बात करूँ तो, या फिर मूल विधि या हिंदी, जो भी हो सकेगा हम सभी लोग आप सबके लिए जरूर मतलब हमेशा आगे मिलते रहेंगे। और कोशिश हमारी रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले एक अच्छा तैयारी आप सबका करवा दिया जाए, ठीक है, ताकि आप सबको दरोगा बनने में कोई कसर न रुक जाए, न छूट जाए। बाकी मिलते हैं इससे आगे के लिए अगले लेक्चर में, मतलब अगले वीडियो में। तब तक आप सबसे चाहेंगे इजाजत, लेकिन हाँ इतना जरूर करना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। कमेंट से भी हम क्लियर करने के प्रयास करेंगे अगर किसी भी पॉइंट में कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। बाकी चलते हैं, क्यों सर? एकदम सर। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव। 15 अगस्त का दिन आने वाला है दोस्तों, तो आप लोग ठान लीजिए कि अगले 15 अगस्त तक आपके शरीर पर ये जो सितारे होते हैं दोनों ना, ये सजने चाहिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय हिंद भाई, राम राम।